हेलो क्लास, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था। ये हमारे डिमांड एनालिसिस, ये हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, डिमांड एनालिसिस। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सेकेंड पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड का। डिमांड एनालिसिस के बाद का ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सेकेंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका ऑपरेशन किया, उसे अच्छे से हमने समझा। इलास्टिसिटी यानी रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में मांग की लवचिकता भी कहा जाता है। ठीक है, अब मांग की लवचिकता यानी क्या, तो responsiveness or sensitiveness of demand to a change in given variable factor। given variable factor यानी उसमें तीन चीजें हैं, प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर देखो वहां अंडरलाइन किया है, वेरिएबल। यहां पर तीन फैक्टर्स जो वेरिएबल है वो तीन फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। पहला प्राइस, दूसरा इनकम और तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहले ये तीन जो वेरिएबल फैक्टर है, इनके बेसिस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन टाइप्स है। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरे पास कुछ डाउट्स भी आए, कुछ क्वेरीज भी आई। कुछ डाउट्स मेरे पास पिछले चैप्टर को लेकर भी है, लेकिन उन्होंने काफी लेट डाउट्स पूछ लिए। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मैं एंड में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एट प्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जो डाउट्स और जो क्वेरीज आई है, पहले उसे डिस्कस करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, ये शायद सभी को समझ में आया। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस के बदलने पर जब डिमांड भी बदलने लगे, जब डिमांड में भी रिस्पॉन्स हो, तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका फॉर्मूला बहुत काम का है क्योंकि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला था किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे जब आप कोई एग्जांपल लेकर इसे सॉल्व करोगे तो पांच में से कोई एक रिजल्ट आ सकता है, या तो मोर देन इलास्टिक, या तो यूनिटरी इलास्टिक, या तो लेस देन इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसे पांच अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। आज हमें इन्हीं पांच टाइप्स को डिटेल पढ़ना है। अब आता हूं जो डाउट और जो क्वेरी थी उसके ऊपर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए आगे आपके स्क्रीन पर इनकम इलास्टिसिटी, ये एक्स्ट्रा कुछ लिखा है मैंने इस लेक्चर में। ठीक है, ये आसान कर देगा आपके उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आप आपके पास नोट कर लेंगे, आपके पास लिख लेंगे। अब क्या है एक बार जरा देखिए। इनकम इलास्टिसिटी का पहले मतलब समझिए। जब कंज्यूमर की इनकम बदल जाए, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो और कंज्यूमर के इनकम बदलने पर यदि डिमांड में भी चेंज आए तो उसे इनकम इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। जब कंज्यूमर की इनकम बदले और इनकम बदलने पर अगर डिमांड में भी चेंज आए तो उसे इनकम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। और यदि इनकम बदलने पर
किसी कमोडिटी की डिमांड पर कोई असर ना पड़े, उसकी डिमांड अगर चेंज ना हो, तो उसे इनकम इन इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। तो एक होती है डिमांड जो इनकम इलास्टिक होती है, और एक होती है जो इनकम इन इलास्टिक होती है। इनकम इलास्टिक डिमांड यानी क्या? इनकम बदलने पर डिमांड भी बदल जाए। जब इनकम में बदलाव महसूस करोगे और उसके साथ में अगर डिमांड में भी बदलाव महसूस करोगे, तो उसे कहेंगे कि वो डिमांड इनकम इलास्टिक है। अब ऐसा कहां होगा कहां नहीं, तो उसके ऊपर ना हमने एक नोट दी है। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, जब ये इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाए और अगर वो नेगेटिव आए, गुड्स आर आइदर गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ये हमने स्टेटमेंट दिया, ये हमने नोट कराया कि भाई जब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आ जाए तो ये गुड्स जनरली पाए जाएंगे कि ये तो गिवन गुड्स होंगे या तो इंफीरियर गुड्स होंगे। ऐसा क्यों? देखो मैंने एक नोट लिखी है नीचे। अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज associated with inferior goods. An increase in income will lead to a fall in demand and may lead to change to more luxurious substitutes. मतलब क्या? अगर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, तो सबसे पहले वो जुड़ी होगी इंफीरियर गुड्स से, क्योंकि उनकी नेगेटिव इलास्टिसिटी है। उस केस में क्या होगा? एन इंक्रीज इन इनकम, यदि इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को सुपीरियर गुड्स की तरफ, लग्जरियस गुड्स की तरफ ट्रांसफर करेगा। इस कारण की वजह से जो शिफ्ट है, इस कारण की वजह से हम ऑब्जर्व करेंगे नेगेटिव इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव नॉर्मल, अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, when income elasticity is positive, goods are normal goods. ऐसा क्यों? It is associated with normal goods and increase in income will lead to rise in demand. जो normal goods होते हैं, इनकम बढ़ने पर डिमांड भी क्या हो जाएगी? उनकी बढ़ जाएगी। दोनों चीजें बढ़ रही है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहां क्या हो रहा था? इनकम इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड गिर रही थी, कम हो रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। आप पहले, आपकी इनकम पहले बेहद ही कम थी। मान लेते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ 5000 रुपीज पर मंथ थी। अब इस 5000 रुपए की तनख्वाह में, इस 5000 रुपए की इनकम में आप सुपीरियर फूड ग्रेन्स अफोर्ड कर सकते हो क्या? नहीं। तो उस समय आप क्या कर रहे होंगे? आप इंफीरियर फूड ग्रेन्स परचेस कर रहे होंगे। द मोमेंट, इसके बाद क्या हुआ? आपकी इनकम बदल गई। अब आपकी इनकम 5000 से बढ़कर मान लीजिए 25000 रुपए महीना हो गई। 5000 थी, 25000 की इनकम हो गई। इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। इनकम बढ़ने पर अब आप वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। अब आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड शायद ना भी करो और आप आपकी डिमांड को शिफ्ट कर दोगे सुपीरियर गुड्स की तरफ। मतलब क्या हुआ क्लास? इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हुई। दिस इज अपोजिट नेगेटिव रिलेशनशिप। इनकम बढ़ी, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। नॉर्मल गुड्स जो है, जो गिवन गुड्स नहीं है, इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इनकम बढ़ने के साथ लग्जरियस गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है। दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। ये डिफरेंस है। अब पॉइंट समझाए सभी को? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तो हम समझ गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
जो गुड्स एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं रखते, जिनका रिलेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी आएगी, बट जो गुड्स एक दूसरे से कोई रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है, मतलब क्या, मुझे बताओ। टेबल महंगा हो गया, टेबल महंगा हो गया तो पंखे की डिमांड पर असर पड़ेगा क्या? ना सर, एक दूसरे से टेबल और पंखे में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी है जीरो मानी जाएगी। यहां थर्ड पॉइंट पर जो दिया है, इफ गुड्स आर नॉट रिलेटेड गुड्स देन द इलास्टिसिटी विल बी जीरो। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें आज पढ़ना है, यहां से हमें आज लेक्चर की शुरुआत करनी है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अब एग्जैक्टली ये टाइप्स मतलब और कुछ नहीं, जस्ट एनालिसिस है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किसी सिचुएशन पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके 5 रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उस पर जाने से पहले एक बार वो जो ऊपर लिखा है एक लाइन एक बार रीड करता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंजेस इन द प्राइस, वी मे फाइंड different type of price elasticity of demand. These types are, number 1, unitary elastic demand. अब uni means one, uni means one. When percentage change in price brings about an equal percentage change in quantity demanded, then the demand is said to be unitary elastic. जब प्राइस में जो भी कुछ परसेंट चेंज आएगा, उतना ही प्रतिशत, उतना ही परसेंटेज चेंज यदि डिमांड में भी ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ प्राइस फॉल्स बाय 20%, अगर कीमत प्राइस ये 20% से गिर जाए और डिमांड ऑल्सो राइजेस बाय सेम 20%, प्राइस भी 20% चेंज, डिमांड भी 20% चेंज, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर इसका आंसर कैसे लिखना है तो वो यहां पर हमने प्रेजेंट किया है। पॉइंट नंबर 1 में मीनिंग लिखना, पॉइंट नंबर 2 में आपको एग्जांपल लिखना है, पॉइंट नंबर 3 नोटेशन, नोटेशन मतलब ईडी, ईडी इज फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मीनिंग, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एग्जांपल, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, नोटेशन, फिर चौथा पॉइंट नेचर ऑफ डिमांड कर्व। इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड the nature of demand curve is rectangular hyperbola. What is this? तो वहां पर देखिए एक डायग्राम दिया है, एक ग्राफ, एक डायग्राम की मदद से x एक्सिस और y एक्सिस की मदद से हमने आपको वो प्रेजेंट कर कर बताया है। जैसे y एक्सिस पर कंसिडर किया है प्राइस और x एक्सिस पर कंसिडर किया है क्वांटिटी डिमांडेड। एक P मतलब प्राइस पर, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, P1 पर Q1 की डिमांड है। अब प्राइस से मतलब P से P1 में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अगर Q से Q1 में ऑब्जर्व किया जाए तो जो डिमांड कर्व बनेगा, ये जो डिमांड कर्व बनेगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देन सेकेंड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ही हाईली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी क्या, अगर प्राइस में
20% चेंज है, लेकिन डिमांड में चेंज ये 20% से ज्यादा नंबर से है। जैसे वहां एग्जांपल में हमने 30% एक एग्जांपल लिया है, प्राइस में चेंज 20% है, लेकिन डिमांड में चेंज ये 20% से ज्यादा है, तो उसे हाईली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। कब? जब प्राइस से ज्यादा चेंज डिमांड में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। जैसे 30 डिवाइडेड बाय 20 किया तो 0 0 कट गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 ये 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा फिगर है। तो जब भी आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। जब एग्जैक्ट आंसर 1 आता है तो क्या कहोगे उसे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 1 आएगा तो क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 1 से ज्यादा आंसर आएगा तो क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड। फिर ये हाईली इलास्टिक डिमांड कहां ऑब्जर्व करेंगे सर? लग्जरी गुड्स, कंफर्ट्स जहां होते हैं, ऐसी कमोडिटीज जो लग्जरीज कंफर्ट्स में गिनी जाती है, इनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मतलब इनकी प्राइस में जितना परसेंट चेंज आता है उससे ज्यादा चेंज इनकी डिमांड में ऑब्जर्व किया जाता है। लग्जरी गुड्स की प्राइस में जितना चेंज आता है उससे ज्यादा उसके डिमांड में चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर डिमांड कर्व, नोटेशन तो समझ गए, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। डिमांड कर्व, द नेचर ऑफ डिमांड कर्व हैज अ ग्रेजुअल स्लोप। ग्रेजुअल स्लोप मीन्स फ्लैट स्लोप। ग्रेजुअल स्लोप यानी क्या? फ्लैट स्लोप। तो जहां पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब क्या? प्राइस में 20% चेंज है, लेकिन डिमांड में 20% से ज्यादा चेंज है। देखो डायग्राम ऑब्जर्व करो, यहां प्राइस में सिर्फ इतना ही चेंज है, ठीक है? प्राइस में देखिए चेंज एज कंपेयर टू प्राइस, डिमांड में चेंज कैसा है? ज्यादा है, इसीलिए इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। जब प्राइस में चेंज से ज्यादा चेंज डिमांड में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए ये चेंज प्राइस का और ये चेंज डिमांड का, ये प्राइस का चेंज, ये डिमांड का चेंज, दोनों एक बराबर है तो क्या बोलोगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज, प्राइस में चेंज कम, डिमांड में चेंज ज्यादा, क्या कहेंगे इसे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब यदि अपोजिट हो जाए, प्राइस में ज्यादा चेंज आए और डिमांड में चेंज कम आए, तो इसे क्या कहेंगे सर? प्राइस में चेंज ज्यादा और डिमांड में चेंज कम, तो इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। रिलेटिवली इन इलास्टिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें डिमांड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। प्राइस तो चेंज हो रही है लेकिन डिमांड में रिस्पॉन्स नहीं है या कम रिस्पॉन्स है। मैं स्लाइड चेंज करता हूं ताकि आपको वो पढ़ने भी मिले। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड यानी लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पर देखिए एग्जांपल अब अपना रहा हूं, उल्टा हो गया, चेंज हो गया। डिमांड में कितना परसेंट चेंज लिया हमने एग्जांपल में? सिर्फ 10% चेंज। प्राइस में कितना परसेंट चेंज लिया है? 20% चेंज। तो 10/20, 0 0 कट गए, 1/2, 1/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5। तो ये जो 0.5 है, ये 0.5 ये 1 से
छोटा नंबर है तो यहां 1 से आंसर कम आया। जब आंसर 1 से कम आएगा तो इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। ऐसे केस में रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के केस में जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ये स्टीप स्लोप होता है। इसका स्लोप कैसा है? स्टीप है, फ्लैटर नहीं है। फ्लैटर स्लोप कहां था? रिलेटिवली इलास्टिक में था। फ्लैटर स्लोप कहां था? रिलेटिवली इलास्टिक में था। स्टीप स्लोप ये कहां पर है? रिलेटिवली इन इलास्टिक में। तो डिमांड कर्व यहां पर कैसा है? स्टीप स्लोपिंग है। ठीक है, अब मैंने ना 3 बातें बताई अब तक के, 3 टाइप हमने पढ़े अब तक के। नंबर 1 यूनिटरी इलास्टिक, उसका डिमांड कर्व कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? जितना परसेंट प्राइस में चेंज उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज, इसलिए उसे क्या कहा गया? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दूसरा टाइप कौन सा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जितना परसेंट प्राइस में चेंज उससे ज्यादा परसेंट डिमांड में चेंज। वहां पर स्लोप कैसा? ग्रेजुअल स्लोप, फ्लैट स्लोप। पर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या करोगे? सर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस में जितना चेंज है उससे कम चेंज डिमांड में है। प्राइस में ज्यादा चेंज है और डिमांड में चेंज उसके कंपैरिजन में कम है, तो उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ऐसे केस में जो डिमांड कर्व है ये स्टीप स्लोप है। ठीक है, तीनों टाइप समझ में आ गए। अब ये 3 चीजों को अलग रखता हूं। ठीक है, अब 4th इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 3 टाइप तो अलग हो गए, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। यूनिटरी का स्लोप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलास्टिक का स्लोप फ्लैट स्लोप, इनइलास्टिक का स्लोप स्टीप स्लोप। यहां तक तो डन हो गया। अब 2 और टाइप। 4th है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? जहां पर एक स्लाइट चेंज इन प्राइस की वजह से, एक स्लाइट चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी। अब ऐसा कहां होगा? तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ इमेजिनरी सिचुएशन। रियलिटी में हम इसको कहीं ऑब्जर्व नहीं करते कि किसी चीज की स्लाइट प्राइस चेंज हुई तो सर उसके डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होगा, ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पर देना है ध्यान। डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक when a marginal or negligible change in price brings about infinite change in demand. Here it is not possible to find out response of demand. Therefore the elasticity is said infinite elastic. इसे जो इनफाइनाइट है उसे हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। आप अदर भी इनफाइनाइट का साइंस आता है वो भी यूज कर सकते हैं। यहां पर जो याद रखने की चीज है वो ये है कि डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाई इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? वाई एक्सिस पे तो प्राइस है,
बराबर. स्लाइट चेंज इन प्राइस और डिमांड इनफाइनाइट चेंज. जितना एक्स एक्सिस आगे बढ़ेगा तो हम कहेंगे ना कि डिमांड चेंज हो रही है. जितना एक्स एक्सिस पर ज्यादा काउंटिंग होगी उतना डिमांड आगे बढ़ेगी ना. इनफाइनाइट चेंज होगी, therefore it is parallel to x axis. Perfectly elastic demand. समझा है सबको? This is an imaginary situation. Then perfectly inelastic demand. What is perfectly inelastic? प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती. वहां हम कहते हैं कि दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. सॉल्ट के केस में प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए डिमांड में ज्यादा चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाता. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक मतलब क्या? तो डिमांड में ना बढ़ोतरी ना घटोतरी ना कोई चेंज. डिमांड ये स्टैटिक रहेगी. ऐसे केस में नोटेशन बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0. नो चेंज इन डिमांड मतलब 0 इलास्टिसिटी. रिपीट करो, मैं क्या बोला? नो चेंज इन डिमांड मतलब 0 इलास्टिसिटी. ठीक है, 0 इलास्टिसिटी मतलब नो चेंज इन डिमांड. In this case, the demand curve is parallel to y-axis. ठीक है, अब हमारे पास 5 चीजें हो गई. नंबर 1 यूनिटरी इलास्टिक, नंबर 2 रिलेटिवली इलास्टिक, नंबर 3 रिलेटिवली inelastic, नंबर 4 perfectly elastic, and number 5 perfectly inelastic demand. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. ठीक है, अच्छी से इसे लिखकर हमें याद रखना है. कॉन्सेप्ट समझ में आए सभी को? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. ठीक है, नीचे में कुछ नोट दी है वो आपके लिए है, उसको आप रीड करोगे. मैं देखता हूँ नेक्स्ट पोर्शन क्या है. ओके, आज हमें इतना ही कवर करने के लिए बोला गया है. यहाँ तक समझा है सभी को? ठीक है, आज ये लेक्चर यहीं पर हम रोक रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर पे हम जाएंगे मेथड्स. ठीक है, थैंक यू क्लास.